नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो की सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत की और इस जीत के मायने को समझाने की। आपको समझाएंगे डॉक्टर राम कविंद्र। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन पत्रिका के संपादक भी हैं और नवजनवादी लोकमंच के कर्ता धर्ता भी होते हैं। डॉक्टर राम कविंद्र लिखते हैं कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 अपराधियों की सजा माफी के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह पूरे देश के उत्पीड़ित समुदायों और जनतांत्रिक शक्तियों के लिए शकुनदायी और स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसे महिला उत्पीड़न से मुक्ति की दिशा में कोई संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब आरएसएस निर्देशित भाजपा सरकारें बलात्कार और हत्या के अपराधियों के साथ साठगांठ के काम में लगी हूँ, तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन दे सकता है। इस फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कोर्ट की टिप्पणी देश के जनतंत्र के लिए काफी चिंताजनक है। सवाल पैदा करता है कि क्या सरकार के इस आचरण को जनतांत्रिक आचरण की श्रेणी में रखा जाए। कितना शर्मनाक है कि गुजरात की भाजपा सरकार इन अपराधियों के साथ साठगांठ रखने का आरोप झेल रही है। दूसरा आरोप है कि सरकार ने अपने दायरे से बाहर जाकर इनके पक्ष में काम किया है। महाराष्ट्र सरकार के अधिकार को उसने झपट लिया। संविधान के अनुसार सजा माफी का यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार का था, क्योंकि इसकी सुनवाई मुंबई में हुई थी। इससे जुड़ा तीसरा आरोप है कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा जा सकता है कि भाजपा के इस राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी साफ होता है कि इन अपराधियों के पास महाराष्ट्र सरकार से अपील करने का अधिकार बचा है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग वे जेल में समर्पण करने के बाद ही कर सकते हैं। यह काम उनके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वहां भी भाजपा नेतृत्व की सरकार है और केंद्र सरकार का आशीर्वाद तो इन्हें प्राप्त है। लेकिन दोनों में अंतर है। महाराष्ट्र सरकार गठबंधन की सरकार है, गुजरात की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है जो किसी भी बेशर्मी तक चली जाए। जाहिर है इन अपराधियों में से एक राधेश्याम शाह ने 2019 में ऐसा प्रयास किया था, जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसकी अपील ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भले ही गुजरात सरकार के खिलाफ हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस दोष से नहीं बच सकती। यह कारण नहीं है कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला गौरव का बखान कर रहे थे और दूसरी ओर महिला बिल्किस के बलात्कारियों की सजा माफी और रिहाई की तैयारी अंतिम दौर में थी। पिछले 10 सालों की सरकार चलाने का अनुभव यही बताता है कि ये दिव्य पुरुष जनता के बारे में जो घोषणा करते हैं, ठीक उसके विपरीत आचरण करते हैं। यह घटना एक बार फिर इस आचरण की पुष्टि करती है। हिंदू गौरव के गंदे नाले में डूब उतरा रहे संघी भाजपाई और भक्त बिल्किस मामले को अपने विजय गौरव की श्रेणी में डालकर इतरा सकते हैं और बलात्कारी को संस्कारी घोषित कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता इसे पचा नहीं सकती है। उसी तरह कठुआ कांड पर भी गर्व कर सकते हैं, जहां कोई भाजपाई मंत्री और वकील बलात्कारी के बचाव में जुलूस निकालता है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड और हाथरस कांड पर क्या बोलेंगे, किस सुख का अनुभव करेंगे, जहां भाजपा विधायक और भाजपा समर्थक हिंदू महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार के आरोपी बने। फिलहाल बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार पर क्या कहेंगे। यह बात नहीं मालूम कि उस छात्रा की जाति व धर्म क्या है, लेकिन यह तो साफ है कि इस कांड के तीनों अभियुक्त वाराणसी भाजपा के आईटी सेल के उच्च पदाधिकारी है। इन पदाधिकारियों की हैसियत है कि वे सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंच रखते हैं। भाजपा और संघ परिवार के इन सभी अपराधियों और अभियुक्तों के मामले में एक बात साफ है कि इन्हें सजा तब मिली जब जनता सड़कों पर उतरी या प्रताड़ित परिवार ने अंत तक संघर्ष का मोर्चा संभाला। अन्यथा संघ और भाजपा ब्रांड
हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने तो अपने संस्कारी अपराधियों को बचाने के सारे उपाय कर ही लिए थे। बिल्किस बानो ने भी अपने न्याय संघर्ष में डटे रहने के लिए बधाई और धन्यवाद की पात्र है। पूंजीवादी राजनीति के दायरे में भी कांग्रेस और भाजपा के शासन में यही महत्वपूर्ण फर्क है। कांग्रेसी जन आंदोलन के दबाव में अपनी गलती स्वीकार करते थे, गलत करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करते थे, लेकिन संघी और भाजपाई मीडिया का मुंह बंद करते हैं और अपनी गलतियों के पक्ष में कुतर्कों का अंबार खड़ा कर देते हैं। इस अंतर को भ्रष्टाचार के मामलों और निर्भया केस के उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। इसका मतलब साफ है, ऐसी स्थिति में जब पूंजी, राजसत्ता और धर्म का घिनौना गठबंधन तैयार हो गया हो, सत्तासीनों की नजर में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हो और बलात्कार संस्कार बन गया हो, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। एक खतरा तो यही है कि अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता के सामने समर्पण कर दे सकता है। अतीत में ऐसा हो चुका है, भविष्य में भी हो सकता है। दूसरा खतरा है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी नेक नियति के बावजूद जब एक छेद बंद होगा तो उपयुक्त गठबंधन दूसरा छेद बना ले सकता है। बिल किस मामले में भी यह संभावना मौजूद है। तो डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में अंतिम रास्ता यही है कि समाज का पूरी तरह जनतांत्रिकरण हो, महिलाओं को संपत्ति समझने की पुरुषवादी सोच खत्म हो। यह अस्थायी रूप से तभी संभव है जब समाज में निजी संपत्ति का अस्तित्व अस्थायी रूप से खत्म हो। इस दिशा में पहला और तात्कालिक कदम यही होगा कि आरएसएस और भाजपा की सत्ता विलंब खत्म हो, ताकि अगले संघर्ष का रास्ता साफ हो। तो आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि आपने अगर न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद कमेंट भी दें और शेयर करें। तो नमस्कार।